हाँ भाई, कहाँ पहुंचे कल? एक अधिकार बाजार में क्या पढ़ लिया था? बेटा गेट बंद कर दो बेटे। बेटा गेट बंद कर दो, ये गेट। तो बेटा एकाधिकार बाजार, और एकाधिकार बाजार में क्या पढ़ लिया था बेटा अपन ने? आगम वक्र पढ़ लिया था क्या बेटा? लोच इकाई से कम थी कि इकाई से अधिक, और उसकी वजह से ही सीमांत आगम वक्र क्या हो गया? यहां पर सीमांत आगम वक्र ऋणात्मक है कि धनात्मक? इससे पहले हमने दो बाजार और पढ़े। हमने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार भी पढ़ा, और हमने एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार भी पढ़ा। लेकिन किसी भी बाजार में सीमांत आगम वक्र ऋणात्मक नहीं हुआ, एमआर ऋणात्मक नहीं हुआ। अब कैसे हो गया भाई? जो आज तक नहीं हुआ वो अब कैसे हो गया? क्योंकि यहां पे लोच थी अनंत, क्योंकि एआर वक्र ओएक्स अक्ष के समानांतर है। यहां पर लोच थी इकाई से अधिक, कीमत में परिवर्तन कम और मांग में परिवर्तन ज्यादा। लेकिन यहां पर हमने कल देखा था कीमत में परिवर्तन ज्यादा और मांग में परिवर्तन कम, यानी कि ये बेलोचदार है। तो बेटा जब लोच इकाई से अधिक होती है तो बेटा एमआर जो होती है ना बेटा, वो धनात्मक होती है। जब लोच इकाई के बराबर होती है तो एमआर होती है 0, और जब E लेस देन 1 होता है तो एमआर होती है ऋणात्मक। और ये क्यों होती है, यही आज हम समझेंगे बेटा। कैसे और क्यों होती है, यही जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे बेटा। तो यहां पर एक फॉर्मूला है एमआर के लिए, और फॉर्मूला है E-1/E। E का मतलब इलास्टिसिटी यानी कि लोच, E-1/E। तो अब अगर E ग्रेटर देन 1 है, यानी कि लोच इकाई से अधिक है, तो हमने एक से अधिक है तो वैल्यू 2 ले ली बेटा अपन ने। फॉर्मूला है E-1/E, 2 - 1/2, 1/2, 0.5। बड़ा धनात्मक है कि ऋणात्मक है? पॉजिटिव है ना ये, आंसर प्लस में ही आ रहा है। अगर इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 होती तो 1 - 1/1, 0/1 बराबर। लेकिन लोच अगर इकाई से कम होती तो हमने E की वैल्यू ले ली 0.5, एक से कम ले ली थी ना। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 0.5 - 1/0.5 -0.5/0.5। तो बेटा एमआर ऋणात्मक होने की वजह है लोच इकाई से कम होना। चालू कर दो बेटा इसको, लोच इकाई से कम होना। क्लियर है क्या बेटा? नोट कर लो बेटा इसको। अगर E ग्रेटर देन 1 है तो, E इक्वल्स टू 1 है तो
ई लेस देन 1 है तो सो नोट किया बेटा सबने? चले बेटा आगे। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन और बन जाते हैं बेटा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला अभी आपने देखा एम आर इक्वल टू ई माइनस 1/e, ये तो तब निकालने के लिए है जब सीधा आपको यहां पे लोच दी हुई हो, लेकिन ये फॉर्मूला जो पूरा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है एम आर इक्वल टू ए आर इंटू ई माइनस 1/e, जहां पर अगर वो आपको दे दे कि ए आर है 10, ए आर कितना है, और लोच है यहां पर आपकी 2, तो आपको एम आर की वैल्यू निकालनी है। निकालो। पक्का भाई? ए आर 10 है और ये है ई 2 माइनस 1/2, 1/2 यानी कि 0.5, 10 इंटू 0.5 क्या हो गया बेटा? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया तो सॉल्व हो जाएगा क्या? तो बेटा ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, नोट कर ले बेटा आप इसको। 1 नंबर आ गया बिल्कुल बेटा। एक एक नंबर इकट्ठे करेंगे तो ये 100 बनेंगे बेटा। तो एक एक नंबर की लड़ाई है बेटा, और अपन ये लड़ाई जीतेंगे बेटा। हाँ बेटा, क्योंकि अगर लॉस दी हो और ए आर की वैल्यू दी हो तो एम आर ऐसे निकलेगा बेटा। तो ये एम आर ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है बेटा, जिसमें ए आर और लोच आपको दी होगी और एम आर आपको ज्ञात करना होगा बेटा हमेशा। सिर्फ लोच देगा तो अपन बता सकते हैं कि वो धनात्मक होगा, शून्य होगा या ऋणात्मक होगा बेटा। क्लियर है बेटा? तो चले बेटा आगे, नोट कर लिया। तो अब चलते हैं बेटा एक आदि, देखो इसका क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16। तो पहले का आंसर क्या आया? ऐसे आते बेटा क्वेश्चन, हो जाएगा बेटा सॉल्व। और अगर ए आर की वैल्यू साथ में दे दे और लोच दे दे तो बेटा सॉल्व कर ही लोगे। चलिए दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया बेटा। तो हम पढ़ेंगे एकाधिकार में, हेडिंग लिखिए, एकाधिकार बाजार में फर्म का अल्पकालीन साम्य। एकाधिकार बाजार में फर्म का अल्पकालीन साम्य।
एकाधिकार बाजार में फर्म का। तो अल्पकाल क्या होता है बेटा? कुछ साधन, स्थिर कुछ साधन। तो अल्पकाल में आप मांग के अनुरूप पूर्ति को घटा बढ़ा सकते हो क्या? तो अल्पकाल में क्या स्थिति प्राप्त हो सकती है आपको? लाभ, समय लाभ और क्लियर है क्या बेटा? तो सबसे पहले हेडिंग लिखिए लाभ। और डायग्राम बनाइए बेटा। बनाया बेटा? तो जल्दी बनाइए फटाफट। संतुलन की प्रथम क्रम की शर्त। तो बनाइए बेटा। बनाया बेटा? तो जहां पे एमआरएमसी काट रहे हैं बेटा, वो तो अपना उत्पादन हो गया, और एआर से तय हो गई बेटा आपकी कीमत। आगे की कहानी सेम टू सेम बेटा। तो OQ आपका उत्पादन हो गया, OP आपकी कीमत हो गई, EQ आपकी आगम हो गई, और आपको दिखाना है क्या बेटा? लाभ की शर्त बताओ। AR इज ग्रेटर देन, श्योर। तो बेटा ये देखिए, यहां पर औसत लागत वक्र तब तक गिरता है जब तक वो सीमांत लागत वक्र को काटता नहीं है, और काटने के बाद ऊपर की ओर चढ़ता है। अब बेटा MC और AC किस बिंदु पे काट रहे हैं, इससे अपना कोई लेना देना नहीं है। AC ने इस लाइन को कहां पे काटा? T पॉइंट पर। तो आपकी आगम कितनी है? EQ, और लागत कितनी है? TQ। तो ET क्या हो गया बेटा आपका? लाभ। EQ माइनस TQ बराबर ET। ET क्या बेटा आपका? लाभ। चले बेटा, बनाया सबने? तो हेडिंग लिखिए बेटा, सामान्य लाभ, नो प्रॉफिट। बनाओ बेटा हमारे यार। बनाया बेटा सबने? तो जहां पर संतुलन की पहली शर्त पूरी कीजिए।
जहां पे एमआरएमसी काट रहे हैं वो उत्पादन और एआर से तय होगी कीमत। ओक्यू उत्पादन, ओपी कीमत, ईक्यू आगम। दिखाना है आपको सामान्य लाभ, और सामान्य लाभ की शर्त होती है ए आर बराबर ए सी। तो यहां तक अगर बना चुके हैं तो सामने ध्यान दीजिए बेटा, ये एसी वक्र है जो ऊपर से आएगा और पहले ई बिंदु को छुएगा और ई पर छूने के बाद भी नीचे गिरेगा क्योंकि इसने एमसी को नहीं काटा है, और सीमांत लागत वक्र को काटने के बाद ऊपर की ओर चढ़ेगा। तो आगम भी ई क्यू और लागत भी ई क्यू बराबर शून्य, न लाभ और ना हानि। बनाइए बेटा। अब तक तो ये चीज समझ चुके हैं आप लोग, अच्छी बात है बेटा। हाँ समझा देंगे बेटा, समझाना क्या है इसमें, लाभ समय लभानी तीनों को होती है बेटा। डायग्राम तो बनाना ही नहीं वैसे भी आपको, वहाँ पे शर्तें आपको याद रखनी है। तो तीनों जगह लाभ की एक ही शर्त है बेटा, ए आर ग्रेटर देन ए सी, सामान्य लाभ ए आर बराबर ए सी और लॉस ए आर लेस देन ए सी। क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकता इसके अलावा बेटा कोई। डायग्राम तो वैसे भी नहीं बनाने और वैसे भी नहीं बनाने बेटा, पेपर आपको ऑब्जेक्टिव बेटा, सब्जेक्टिव नहीं। हानि, हेड लिखिए हानि। बनाया बेटा, तो संतुलन की प्रथम शर्त पूरी करो बेटा। ओ क्यू उत्पादन, ओपी कीमत, ई क्यू आगम। दिखाना क्या बेटा आपको, तो हानि की शर्त होती है ए आर लेस देन। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ये ए सी वक्र ऊपर से आया, सीधा सीमांत लागत को काटा, इस लाइन को बढ़ा के टच कीजिए ए सी पर, ये आपका टी पॉइंट, और ये टी क्यू माइनस ई क्यू बराबर टी ई आपकी हानि। तो चले बेटा आगे, बनाया सबने, तो हेडिंग लिखिए, एकाधिकार बाजार में फर्म का दीर्घकालीन समय, एकाधिकार बाजार में फर्म का दीर्घकालीन समय।
तो मुझे बताइए कि पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में आपको लाभ मिला था सामान्य लाभ की हानि? कारण स्वतंत्र प्रवेश और आओ तो वेलकम, गुड। और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में दीर्घकाल में क्या मिला था? कारण स्वतंत्र प्रवेश और, लेकिन एकाधिकार में तो नहीं होता, यहां पे तो एक ही फर्म है, इसलिए इसको दीर्घकाल में मिलेगा। और लाभ को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो लाभ को कई बार असामान्य लाभ या अधिसामान्य लाभ भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि एकाधिकार बाजार को दीर्घकाल में क्या प्राप्त होता है साहब, और ऑप्शन में लाभ नहीं दिया हुआ, तो उसकी जगह असामान्य लाभ भी लिखा हुआ हो सकता है, और या फिर अधिसामान्य लाभ भी लिखा हुआ, तो ये लाभ के ही नाम है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। तो लाभ बोलो, असामान्य लाभ बोलो, अधिसामान्य लाभ बोलो, सब एक ही बात है, लाभ। याद रहेगा क्या? नोट करो बेटा, नोट कर लो इसको। चलो एक काम करो, हेडिंग लिखी थी क्या आपने? क्या लिखी थी हेडिंग? इसमें आगे लिखो, एकाधिकार बाजार में, एकाधिकार बाजार में एक ही फर्म बाजार में पाई जाती है, एक ही फर्म बाजार में पाई जाती है। तथा यहां पर नई फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन पाया जाता है। नई फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन पाया जाता है। नहीं पाया जाता क्या? श्योर, वेरी गुड। तो यहां पे लिखिए आप, यहां पर नई फर्मों का प्रवेश नहीं पाया जाता है। तो लिखते टाइम आप कितने जागरूक रहते हैं ना, ये जानना बहुत जरूरी है बेटा। यहां पर नई फर्मों का प्रवेश, अतः दीर्घकाल में एकाधिकारी फर्म केवल लाभ की स्थिति प्राप्त करती है, केवल लाभ की स्थिति प्राप्त करती है। लाभ को असामान्य लाभ, असामान्य लाभ या अधिसामान्य लाभ भी कहा जाता है। लाभ को असामान्य लाभ या अधिसामान्य लाभ भी कहा जाता है। डायग्राम बनाइए बेटा। बना लीजिए पहले इतना।
बनाया बेटा सबने? तो लाभ की शर्त तो वही है बेटा। तो एसी तब तक गिरता है जब तक एमसीयू काटता नहीं है। काटने के बाद ऊपर की ओर चढ़ता है। इस लाइन को काटा गया टी बिंदु पर, तो ई क्यू माइनस टी क्यू बराबर ई टी। तो सेम डायग्राम जो लाभ का बनाया था वही दोबारा बनाना है, खाली एमसी को एलएमसी कर दो और एसी को एलएसी, बाकी डायग्राम सेम टू सेम। तो चले बेटा आगे। हेडिंग लिखिए बेटा, विभेदात्मक एकाधिकार। तो बेटा जब एक एकाधिकारी अपने एक ही उत्पाद को दो अलग व्यक्तियों को अलग अलग दाम पर बेचता है तो बेटा वो विभेदात्मक एकाधिकार कहलाता है बेटा। इस क्लास में जितने स्टूडेंट बैठे हैं सब एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं, एक ही रूम में बैठे हैं, एक ही सुविधाओं का लाभ, लेकिन एक ने फीस दी है ज्यादा और एक ने फीस दी है कम, तो इसको बोलते हैं विभेदात्मक एकाधिकार। हालांकि ये एकाधिकार नहीं है लेकिन एग्जाम्पल वही है बेटा। ट्रेन में दो आदमी यात्रा कर रहे हैं, दोनों जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं, दोनों फर्स्ट एसी में बैठे हैं, लेकिन एक ने टिकट ली है महंगी और एक ने टिकट ली है सस्ती, क्योंकि एक सीनियर सिटीजन है बेटा और सीनियर सिटीजन की टिकट की रेट आधी होती है बेटा। इसको बोलते हैं मूल्य विभेद या विभेदात्मक एकाधिकार। अब मूल्य विभेद और वस्तु विभेद दो अलग चीजें हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एकाधिकार में मूल्य विभेद होता है जबकि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में वस्तु विभेद होता है। एग्जाम्पल लक्स और लाइफ बॉय, वस्तु विभेदित तो है वो। तो लक्स और लाइफ बॉय की अलग अलग कीमत होना वस्तु विभेद कहलाएगा, मूल्य भेद नहीं। मूल्य भेद कब कहलाया जाएगा? जैसे लक्स साबुन इनको मिलता है 20 रुपए का, इनको मिलता है 25 का, इनको मिलता है 150 का, सेम सेम एक साबुन। अरे सेम, तो वस्तु अलग होगी तो रेट अलग हो गया ना। सेम वस्तु का अलग रेट। अरे सिंपल सी बात है, एक आदमी वकील के पास गया और वकील से कहा साहब मेरा एक केस है। बोले केस क्या है? वो मैंने 15,000 करोड़ रुपए किसी को दिए थे, अब वो मुझे वापस नहीं दे रहा, तो मुझे केस करना है उसके ऊपर। तो वकील देख लेगा कितने अमाउंट का केस करने जा रहा है, फीस कितनी लोगे, $15,000 करोड़ का केस है, 100 करोड़ तो लूंगा। सेम केस लेके दूसरा आदमी गया, साहब मेरे 15,000 रुपए लेके भाग गया, दे देना यार 1,000-2,000 रुपए और गया। तो केस तो दोनों का एक ही था ना बेटा, लेकिन एक से कितने लिए बेटा और एक से कितने। ये है मूल्य विभेद। जैसे कुछ बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, शायद कभी आप भी गए होंगे, तो जो ट्यूशन के टीचर होते हैं ना
वो माथा देख के तिलक लगाते हैं बेटा कि ये बच्चा ये तो मोटरसाइकिल पे आता है, इससे 5,000 लूंगा, ये साइकिल से आता है, इससे 3,000 लूंगा, ये तो गरीब पैदल ही है, 2,000 दे दे बेटा। मर्सिडीज पे बैठ गया रहा है, हेलीकॉप्टर से आए तो इसे कहते हैं मूल्य भेद। क्या कहते हैं बेटा अपन? लेकिन यहां पर मूल्य भेद का सबसे बड़ा कारण है सबसे बड़ा कारण है मांग की लोच। और कैसे काम करेगा वो समझो बेटा। मान लो कि एक व्यक्ति के 2 शोरूम है बेटा जयपुर में, और उसका मोनोपोली है, एकाधिकार है उसका। एक शोरूम जो है वो तो इसका राजा पार्क में। राजा पार्क जानते हैं आप? पॉश एरिया है जयपुर का। और दूसरा है बेटा यहां पे तो अपना एक शोरूम तो कहां पे है बेटा, और एक कहां है बेटा? राजा पार्क में ऐसे कस्टमर आते हैं कि साहब ये प्रोडक्ट दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। कितने हो गए? 20,000 रुपए। ये ले कार्ड, स्वाइप कर ले, काम खत्म, नो डिस्कशन। यहां पर ऐसे कस्टमर आते हैं जो पहले पूछते भैया ये शर्ट कितने की है? शर्ट 2,000 की है, सही लगाओ। मेरा भाई तो 600 की ले गया था। वो सेम शर्ट ये कितने की बेचते हैं? यहाँ पर 5,000 की। और यहाँ पर कितने की बेचते हैं? फिर भी आदमी क्या बोलता है? तो यहाँ पर मांग है बेलोचदार। बेलोचदार का मतलब मूल्य कुछ भी रख दो, तकलीफ नहीं है। लेकिन यहाँ पे मांग है लोचदार, कीमत कम रखेंगे तो ही बिकेगी, वरना तो बेटा मूल्य भेद तो करना ही पड़ेगा आपको। क्योंकि एक जगह मांग क्या है बेटा? बेलोचदार। और एक जगह क्या है बेटा? तो अगर एक जगह बेलोचदार एक जगह लोचदार है तो क्या करेंगे बेटा अपन? कुछ ऐसे। ये है अपना ए बाजार, यानी कि राजा पार्क, जहां पे लोच है बेलोचदार। ये है अपना बी बाजार, यानी कि कच्ची बस्ती, मांग है लोचदार। और ये है अपना A+B, यानी कि पूरा बाजार। चूंकि ए बाजार में मांग बेलोचदार है, इसलिए यहां पर MRR गिरेंगे तेजी से, जैसा कि हमेशा होते हैं बेटा। यहां लोचदार है इसलिए गिरेंगे धीमी गति से। और ये है A+B, तो इसमें आधा हिस्सा ए का और आधा हिस्सा बी का। तो ऊपरी हिस्सा तो ए का और निचला हिस्सा बी का। ऊपर का हिस्सा ए वाला, नीचे का हिस्सा बी वाला। ऊपर का बेलोचदार, नीचे का लोचदार। अब यहां पर आती है संतुलन की प्रथम क्रम की शर्त। MR इक्वल्स टू, तो ये जो लाइन मैं खींचने जा रहा हूं ये इस पूरे बाजार के लिए सीमांत लागत की लाइन है बेटा। किसकी लाइन है बेटा? ये सीधी नहीं है, थोड़ी सी सीधी कर देते हैं इसको। सही है बेटा?
आप लोग तो स्केल से खींच रहे ना। अब जहां पे एम आर एम सी काट रहे हैं, तो ये लाइन सीमा ताकत की लाइन है। एम आर को एम सी कहां पे काट रहा है बेटा, यहां पर, तो ये अपना उत्पादन हो गया, और ए आर से तय हो गई कीमत। एम आर एम सी काट रहे हैं तो बेटा ये उत्पादन, और ये हो गई कीमत। कौन से बाजार में कीमत ज्यादा है और कौन से बाजार में कम? ए में ज्यादा और बी में हमने कुछ भी नहीं किया बेटा, सिर्फ एक को बेलोजदार और एक को लोजदार बनाया। कीमत अपने आप यहां पर ज्यादा है और यहां पर क्या है बेटा, कम। तो यहां पर जो संतुलन की शर्त है, मूल्य विभेद में संतुलन की प्रथम क्रम की शर्त, क्योंकि बेटा यहां पे एम आर एक नहीं है, यहां पर एम आर ए भी है और एम आर बी भी है, लेकिन एम सी तो एक ही है। तो यहां पे संतुलन की शर्त है एम आर ए बराबर एम आर बी बराबर एम सी। क्लियर है क्या बेटा? तो एम आर ए बराबर एम आर बी बराबर एम सी। क्लियर है क्या बेटा? तो ये है मूल्य विभेद। मूल्य विभेद बनाइए बेटा। इसमें कीमत ओपी, इसमें कीमत नहीं है बेटा। ये तो टोटल बाजार हो गया ना, कीमत अलग अलग बाजार में तय कर रहे हैं ना अपन, हम मूल्य भेद को दिखा रहे हैं यहां पे। किसमें? सी तो बाजार है ही नहीं बेटा, तो ए प्लस बी है। सी का है बेटा, दो अलग अलग बाजारों में अलग अलग मूल्य। तो अगर सी भी है तो बेटा उसमें देख लेंगे कि लोच इकाई से कम है कि इकाई से ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग मूल्य तय कर देंगे बेटा अपन। बेलोजदार होगा तो मूल्य ज्यादा रखेंगे, लोजदार होगा तो कम। भाई तीनों एक ही सीधे बनेंगे, जगह छोड़ के बनाओ ताकि तीनों बन जाए। इसमें तीसरा बन जाएगा। तो तीनों एक ही सीधे बनाने भाई, ध्यान से बनाओ।
बनाया बेटा सबने? तो डेफिनेशन लिखो मूल्य भेद की। बना रहे हो? बना लो। लिखिए बेटा। तो हेडिंग लिखिए बेटा, मूल्य विभेद। परिभाषा लिखिए, जब एक एकाधिकारी, अरे भिखारी नहीं, एकाधिकारी, जब एक एकाधिकारी अपने एक ही उत्पाद को, जब एक एकाधिकारी अपने एक ही उत्पाद को दो विभिन्न उपभोक्ताओं को, दो विभिन्न उपभोक्ताओं को या दो अलग बाजारों में दो अलग बाजारों में या अलग अलग उपयोग के लिए, अलग अलग उपयोग के लिए यदि अलग अलग कीमत पर बेचता है, यदि अलग अलग कीमत पर बेचता है, दो अलग अलग बाजारों में या दो अलग अलग उपयोगों के लिए यदि अलग अलग कीमत पर बेचता है तो उसे मूल्य विभेद कहते हैं, तो उसे मूल्य विभेद कहते हैं। सारी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो कल अपने ICAI मॉड्यूल लेके आइएगा, थ्योरी थोड़ी सी बची हुई है, कल डिस्कस करेंगे बेटा।